अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, क्या रंग और नाम की सियासत हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश हर तरह के राजनीतिक प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इन दिनों यहाँ पर लाल रंग और काले रंग और भी महत्वपूर्ण मसलों पर बड़ी लंबी परिचर्चा चल रही है और नाम बदले जाने का भी काम अभी भी जारी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 9 रेलवे स्टेशंस के नाम बदल दिए गए हैं। तो रंग और नाम ये यूपी की राजनीति का बहुत ही इंटीग्रेटेड हिस्सा ऐसा प्रतीत होता है कि बनता जा रहा है और आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सभा में इनफैक्ट कल ही ये बात कही थी कि वो जो लाल टोपी है ये बड़ी ख़तरनाक है और इनके कारनामे काले हैं। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए, स्पेशली उन्होंने लाल टोपी को कोट किया। क्या है लाल टोपी? एक्चुअली लाल टोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की ड्रेस का हिस्सा है। आपको अधिकांश उनकी पार्टी के नेता, बल्कि मैं तो कहूँ ज़्यादातर, लाल टोपी लगाते हैं। वो गांधी टोपी जो वाइट कलर की होती है ना, उसकी लाल टोपी क्यों लगाते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव शुरू से वो टोपी पहनते रहे, लाल टोपी। मुलायम सिंह भी पहनते रहे, लेकिन वो कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन पार्टी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर होते थे तो वो पहना करते थे। तो एक चलन में आ गई लाल टोपी, ये समाजवादियों की पहचान का प्रतीक बन गई। लाल टोपी संघर्ष का प्रतीक, जैसा उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी पार्टी के सिद्धांतों में लिखा है कि संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक है ये लाल टोपी, जो उन्होंने क्लेम किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एक तस्वीर साफ हो गई कि यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर किसी का कोई मतभेद भी नहीं। बाकी इधर भी अलाइज पार्टनर है, उधर भी अलाइज पार्टनर है, कोई कम कोई ज़्यादा। रिसेंटली मुख्यमंत्री आक्रामक हैं और वो समाजवादी पार्टी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हैं, जैसे गुंडागर्दी करने के या करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम के मामले में आरोप लगाते हैं, अराजकता के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कानपुर की सभा में कहा ये जो लाल टोपी है ना, ये इनके कारनामे बड़े काले हैं और ये बड़े ख़तरनाक हैं, गलत हैं, अराजकतावादी हैं दरअसल समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसे आरोप लगे। दरअसल ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब जब मुकाबला आमने सामने का और मुकाबला दो बड़े लीडर्स के बीच है, बीजेपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अलायंस की तरफ से नेतृत्व अखिलेश यादव के पास है। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों दिग्गज हैं और दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है और दोनों का अपना वोट बेस है और दोनों की अपनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। लिहाजा अगर ये कोई बात कहते हैं तो उसका बड़ा मासेज में इम्पैक्ट पड़ता है। अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, लाल रंग मेल मिलाप का प्रतीक है, लाल रंग हमारे धार्मिक उत्सवों में, हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में, हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है और जिसके बाल ना हो सर पे वो भी लाल टोपी पहनेगा तो छिप जाएगा। वो कमेंट उन्होंने चीफ मिनिस्टर की तरफ किया, क्योंकि वो सर पे बाल नहीं रखते हैं। और इस बीच आपने देखा कि 2 दिन पहले एक और घटना हुई यूपी में। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशंस का नाम बदल दिया गया और उन रेलवे स्टेशन का नाम हिंदू देवी देवताओं के नामों पर रख दिया गया है। हालांकि अपोजिशन ने इस पर ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया, लेकिन एक चर्चा तो शुरू हो गई कलर की एंड नेम चेंज की। क्या मूल मुद्दों से मुद्दे भटककर इन मुद्दों की तरफ, चर्चा की तरफ जा रहे हैं, या वाकई में इन इश्यूज़ को लेकर दोनों दलों में आमने सामने हैं? क्या है ये पूरा मामला और क्या है इन लोगों के स्टेटमेंट जिसको लेकर इस तरह की चर्चा शुरू हुई है? क्योंकि यूपी में कही गई कोई बात का असर अगर आपको ये लगता हो कि सिर्फ यूपी तक है तो ऐसा नहीं है। दूसरे प्रदेशों में जो उस प्रदेश के नेता, उनका इम्पैक्ट उनके यहाँ ही रहता है, लेकिन यूपी के जो टॉप लीडर्स हैं ये दोनों, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव,
ये जब कुछ बोलते हैं तो उसका राष्ट्रव्यापी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यूपी की पोजीशनिंग ही ऐसी है देश में पॉलिटिकली कि अगर यहाँ कोई बात कही जाती है तो उसका असर पड़ता है। जैसे कि बड़ा एक प्रचलित कहावत रही है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, तो लोग काफ़ी इसका मजाक उड़ाते थे, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे तर्क भी दिए जाते थे, लेकिन इस बार यूपी ने वो दिखाया कि ताकत इन्हीं के पास है पॉलिटिकली। दिल्ली में बीजेपी को गद्दी तो मिली, लेकिन रास्ता उत्तर प्रदेश ने रोका। बहनों भाइयों, कुछ बयान सुन लें आप कि इन लोगों के क्या कलर वाले मतभेद हैं। पहले ये सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। तो आपने इन दोनों नेताओं का अंदाज देखा। दरअसल आपको आजकल न्यूज़ में ना एंटरटेनमेंट के पुट बहुत आ गए हैं। आपको पिक्चर वगैरह देखने की या और शोज देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन भर न्यूज़ देख लें तो किस तरह का संवाद नेताओं के बीच होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूपी इसी के लिए जाना जाता है। तो आज चर्चा हम इस विषय की बढ़ाने वाले हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यूपी में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर SBSP के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। कर्नल शरण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मनीष अग्रवाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये बार बार आप लोग कलर पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आप टोपी कह सकते थे, आप और भी कुछ कह सकते थे। लाल रंग तो बड़ा पवित्र रंग माना गया है, आपको इस पर इतराज क्यों है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमें इतराज नहीं है। इतराज तो अखिलेश यादव को है, क्योंकि उनकी लाल रंग की जो टोपी है ना, वो उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों के खून से रंगी हुई है। अखिलेश यादव जी के सरकार को देखिए और उसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं को देखिए। अखिलेश यादव जी सरकार में थे, मुजफ्फरनगर की घटना कौन नहीं जानता है। आज मैं उनका बयान अभी सुन रहा था, वो लाल को इमोशन का प्रतीक बता रहे थे। लाल खतरे का प्रतीक होता है। जब कोई नदी बाढ़ आता है तो ये कहा जाता है कि खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है नदी और खतरा पैदा कर देगी। देखिए, मुजफ्फरनगर की घटना को ले लीजिए, कन्नौज की घटना को ले लीजिए, अयोध्या की घटना को ले लीजिए। अखिलेश यादव हर जगह बलात्कारियों को बचा रहे हैं, दंगाइयों को बचा रहे हैं और इससे आगे 2 कदम चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। एक बार भी उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर उस विभत्स घटना, उस डॉक्टर के साथ मानवता का परिचय नहीं दिया। अरे कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि नवाब मॉडल को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, नवाब को बचा रहे हैं। अयोध्या के अंदर ये बता रहे हैं कि साहब वो तो फर्जी फंसाया जा रहा। ऐसे में 1 दर्जन घटना बता सकता हूं। जब सरकार में कलर के खिलाफ हैं, लाल रंग के अगेंस्ट हैं, या फिर लाल टोपी के, या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से आपको इतराज किस पर है? नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश जी के जो व्यक्तित्व हैं, जो विचार हैं, जो उनके मन में भाव है, उस भाव के हम खिलाफ हैं। वो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, वो दंगाइयों का समर्थन करते हैं और सर पर लाल टोपी लगा के उनको बचाते हैं और ये कहते हैं साहब ये शांति का प्रतीक है, ये इमोशन है। इमोशन किसके साथ? बलात्कारी के साथ, दंगाई के साथ, गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ।
क्या इसी इमोशन को बताना चाहते हैं? और काले रंग को उन्होंने आज क्या कहा? अरे काले रंग का झंडा तो आईएसआई इस्तेमाल करती है, आईएसआईएस इस्तेमाल करती है, आतंकवादी काले रंग का झंडा इस्तेमाल करते हैं। आप काली टोपी भी कोई लगाता है, आप कहाँ अपने लोगों पर उंगली उठा रहे हो? किस रंग के प्रति है? नहीं 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 नहीं, उनको आईएसआईएस से प्यार है ब्रजेश जी, उनको उस काले झंडे की मोहब्बत याद आ रही है। जो काला झंडा विरोधी देशों के अंदर जो है आतंकवादियों को फैलाने के लिए झंडा लेके घूमते हैं, उस काले रंग को वो अखिलेश यादव को याद आ रहा है। तो मैं कहूंगा हमको तो उनकी बुद्धि पर तरस आता। अच्छा, इस राउंड का एक अंतिम सवाल है आपसे। इमोशन का प्रतीक है और आईएसआईएस का झंडा उनके लिए शांति का प्रतीक है। आज मैं आपकी जो चर्चा सुन रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है जी। एक सवाल और लीजिए, एक सवाल और। आज आपके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि आप समाजवादी पार्टी पर नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। आपकी पार्टी ने कोई रणनीति बदली है क्या? नहीं 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 ब्रजेश जी आप पहले दिन से देखिए, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ 89 में, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी बनी। उसके बाद इन्होंने पहला समझौता किससे किया? बहुजन समाज पार्टी से। सरकार को लेके मायावती की हत्या करने का प्रयास गेस्ट हाउस में किसने किया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। अब आप मामले घुमाए हो। आज आप उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव को क्रिटिसाइज कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को नहीं। मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं समाजवादी पार्टी का चरित्र बता रहा हूँ, अखिलेश यादव की पार्टी का चरित्र बता रहा हूँ ब्रजेश जी। अब आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी की हत्या का प्रयास किसने किया? जी, थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। मैं कर्नल साहब को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे आप 30 सेकंड ब्रजेश जी, बस 10 सेकंड में। अच्छा कंप्लीट करो, 10 सेकंड। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। अखिलेश यादव 2012 में सरकार में आए तो क्या किया उन्होंने? अपने पिता को पार्टी से निकाला, अपने चाचा को पार्टी से निकाला और गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्टाचारी और बलात्कारी को महिमा मंडित करने का काम किया। और जब हमारी सरकार बनी 2017 में तो हमने गायत्री प्रजापति को जेल भेजा। अखिलेश यादव ने 5 साल। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कर्नल शरद शरण सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि ये कलर को लेकर आपकी पार्टी क्यों व्यग्र है, और अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे आरोप लगाते हैं तो आप लोग इतना रिएक्ट क्यों करते हैं, और आज समीर सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी क्या मंतव्य रखती है? देखिए ब्रजेश जी, आप सबसे पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से दर्शकों को सबको जय हिंद। बहुत ज़्यादा विचलन में मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 2 और 3 महीने से लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि शायद समीक्षा दर समीक्षा के बाद कहीं गहराई में पहुँचेंगे, असल कारण में पहुँचेंगे कि क्या रास्ता बनाया जाए, कैसे सुधार किया जाए। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल प्रासंगिक तब होगा जब वो सत्ता में होगा। लेकिन असल उथल पुथल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष निष्कर्ष पे ये पहुंच नहीं पा रही कि आखिर हमें इतनी बुरी तरह से हराया क्यों। क्योंकि जिन मुद्दों की ऊपर हमने चुनाव लड़ा है वो मुद्दों के तो ये खिलाफ खड़े, तो उन मुद्दों पे तो ये उतरना इनका बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण पे अंततः भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रासंगिक रहना है तो आना ही पड़ेगा। और ये यूजलेस बातें हैं जो हो रही जी नहीं, यही इनका विचलन है। इनका कि आपका? इनका विचलन यही है कि आखिर हमें उन्हीं मुद्दों पे जाना पड़ेगा जिनके हम खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और जो नफरत की राजनीति, जो कार्ड इनका 2024 में जनता ने फेल कर दिया है, उसी कार्ड पे चल रहे हैं। जब आप हारे हुए खिलाड़ी पे पैसा लगाते हैं तो आप बहुत चिड़चिड़े और कुंठित भावना के साथ बैठे होते हैं। इनकी भाजपा की असल समस्या यह है कि इनके पास लड़ाई के हथियार, मुद्दे सब खत्म हो गए। जो इनको आता है वो चल नहीं रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, बजाय बोलने के अब चिल्ला रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं। और ये इनकी हताशा और कुंठा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार कैसे कैसे उथले उथले विषयों पे, कभी रंग, कभी नाम, देखिए आधारहीन मुद्दे। वो उनके मन पे ऐसा लग रहा है कि कलर बदल लो, मतलब टोपी का रंग। आप ये बताइए, आम जनता को इससे क्या मिलना है?
आम जनता को इससे मिलना क्या है? आम जनता की समस्याएं तो कुछ और हैं। एक आम आदमी से पूछिए कि भैया इस चुनाव में क्या सबक सीखा, बोला स्पष्ट संदेश दिया है पार्टियों को कि धरातल पे और जमीनी मुद्दों पे आके बात करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे हम आपका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीख नहीं पा रही। और जहां तक बात लाल रंग की, हो सकता है कि यही मुद्दा चले जी, जिन मुद्दों से आप विचलित हो जाते हैं। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो प्राचीर से उन्होंने बोला था कि जब ये लोग बीजेपी के लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं तो आप लोग की लाइन लेंथ थोड़ी बिगड़ जाती है। देखिए, अगर आपको याद ऐसा हो, है? अगर आपको अयोध्या की वो पूजा और वो आरती याद हो, आरती के बाहर एक रोस्ट्रम लगा था, उससे महाशय ने आके बोला था आज से युग बदलेगा। युग तो नहीं बदला, लेकिन उसके बाद वो अयोध्या नहीं गया आज तक, उसका नाम नहीं लिया। वो थोड़े से समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये नहीं चलने वाला है, वो शांत होके कहीं और लगे हुए हैं। लेकिन इनके पास तो एक ही हथियार था जो बाजार में बेच रहे थे, अगर वो भी मुथरा हो जाएगा तो करेंगे क्या? दूसरी बात, रंग शांति का, संघर्ष का, मंगल कामनाओं का, पूजा पाठ का, हनुमान जी के वस्त्रों का और संघर्ष क्या- का, क्या दोबारा शौर्य का, बोलिए? भारतीय सेना एक का सेकंड। रंग है लाल। हेलो, किसका नाम लिया आपने? जी। हनुमान जी के वस्त्रों का अच्छा जी, और भारतीय सेना के शौर्य का नाम है। हर सिपाही के लिए गर्व है लाल कलर का भारतीय सेना का झंडा। पर उन्हें तो नहीं पसंद ना कलर। आपको रंग पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप काली टोपी हो। अगर रंग की बात आपको करना है काले तो से आप क्या काली प्रॉब्लम टोपी है? हो जी। भाई, आप अगर कोई काला पहने आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम तो कह रहे हैं आदमी को काला धागा बांधना चाहिए, काला ताबीज पहनना चाहिए, आप जो काले जिसकी खिलाफ हो? मान्यताएं हो पहनो। आप काले के खिलाफ? लेकिन हम लाल काले के लिए आए इनकी कहाँ ना हैं? समझिए हम- लाल एक नहीं, सेकंड, अरे एक सेकंड सरिया ना, रखो। बीच में नहीं, बीच में भारत नहीं, रखो, बीच में नहीं, ध्वज बीच में नहीं। केसरिया। अरे आप कंटिन्यू। लोग बहुत व्यस्त सिर्फ हैं। ओके, ऑल राइट। सनातन सिर्फ कर्नल साहब की ध्वज आवाज मैं दें। कुछ केसरिया, दिन से लाल चैनलों पे नहीं देख रहा हूँ कर्नल कि साहब भारतीय बोलिए। जनता पार्टी के केसरिया और प्रवक्ता लाल का साथी फर्क अपनी तो हिम्मत समझो। खो बैठते हैं। हाँ, आप आप लोग बोले, धर्म- कंप्लीट कर, 20 सेकंड बचे देखिए, आपका, 20 सेकंड। हम लोग जनमानस के काम के लिए हैं। समझने की हम कोशिश सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जो जनता के रहेंगे उन मुद्दों से नहीं हिलेंगे, चाहे कितना भड़काएं, कितना ये रंग उकसाएं, और कुछ नाम करें। बदलने पे आप कतई क्योंकि विचलित नहीं। हमारे भी मुद्दे जनता तय करती है। हम जनता के साथ इन सिंह ऑल हैं, राइट, जनता की धन्यवाद। आवाज। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। राजभर जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या मानते हैं? वैसे आपका कलर तो पीला है, तो ये कलर वाला आजकल बड़ा इशू कॉम्प्लेक्स हो गया है यूपी में। आप मानते हैं कि लाल रंग किसी गलत चीज़ का प्रतीक है, या फिर जो रंग ये लोग इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आप ही का रंग अच्छा है? अगर उनको लाल रंग पर अगर ज्यादा आपत्ति है तो वो योगी जी के कपड़े पर सवाल उठा सकते थे, उनके कपड़े पर गाली दे सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनके हेड की बात करते हैं, उनके सर की बात करते हैं, उन बाल की बात करते हैं, तो ये मुझे राजनीति में नहीं उनकी बात समझ में आती है कि वो इस भाषा का या इस तरह का, इसका मतलब ये सीधे गाली देने की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली बात? सभी जरा साधु repeat, संतों को जरा गाली पूरा देने की बात सेंटेंस करना बता है। लें। ये उन्होंने जो सीधे कहा है कि वो टकले पर जो है टोपी लगाने के लिए जगह नहीं है। नहीं, टकला वर्ड नहीं एक तो बोला, बात कहा। टकला नहीं बोला। अरे भाई, अब वो क्या कहा, बाल नहीं है तो बाल हाँ, नहीं है तो बात क्या नहीं, मतलब ये हुआ? बोला, लेकिन टकला बात नहीं वर्ड है तो नहीं। आप मतलब अपनी टकला तरफ है। से मत जोड़ो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो, हम तो भाई जो समझ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। आप क्या समझे तो वैसे, वो हमारे विषय- दर्शकों को नहीं, बताओ। देखिए, ये हमारा विषय ये है कि जो हम पीला वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, पूरे देश में कोई भी शुभ काम करना होता है, किसी भी स्तर पर, अगर आप अपने ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो पीला वस्त्र से ही शुरुआत करेंगे, शुभ शुभ हो। भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान की भी आराधना शुभ पीले से होता है। तो सभी रंगों का अपना एक अलग भूमिका है। लेकिन राजनीति में जो योगी जी ने कहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी पहन करके पुराने समय में जो कांड किया है, जो जिस तरह का समाज के साथ व्यवहार किया है, उन चीजों के ऊपर चर्चा किया है, न कि किसी रंग पर ऊपर न चर्चा किया। अगर रंग पर देखेंगे या किसी नाम बदलने पर देखेंगे तो औरंगजेब की विचारधारा पर हम नहीं चल सकते ना। हम मुगल बादशाहों के विचारधारा पर तो नहीं चल सकते हैं। हम तो चलेंगे तो छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा पर चलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलेंगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराजा सुहेलदेव राजभर, हम इनके विचारधारा पर चलेंगे। क्योंकि आने वाले जनरेशन को यह बात का पता चले कि हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या तो किया। आपका कहने का हमारे तात्पर्य महापुरुषों है ने कि इस देश को रंग क्या और बनाया? नाम बदलने की राजनीति गलत है और इससे हटकर मुद्दों पर रहना चाहिए, ठीक? नहीं, देखिए, हमारा स्पष्ट है कि जो प्रवृत्ति पहले से बनाई गई है, मुगल बादशाहों के नाम पर जिन चीजों को रखा गया है,
अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना है तो हम अपनी विरासत, अपनी तो इसमें संस्कृति मुगल कहाँ से और आ गए? अपने लाल टोपी महापुरुषों क्या की- मुगल पहनते थे? नहीं, टोपी किसी सबके लिए नहीं कहा, एक व्यक्ति को इंडिविजुअली कहा गया कि ये टोपी पहनकर, क्या इस बात को आप झुठला सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिस तरह का व्यवहार करते हैं, अभी आप चला रहे होंगे यादव समाज के लोग हमको गाली देना शुरू कर दिए होंगे। अरे माँ नहीं, बहन की क्यों गाली जाति दे रहे का नाम होंगे। लेना? हाँ? रहने दीजिए, नहीं, हम मैं लोग तो बिना कह जाति रहा के हूँ, नाम। ये तो खुलेआम कह रहा हूँ, सच्चाई है। आप देखिएगा बल भर कर आएंगे हमको, क्यों और ऐसी गरियाएंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। आपसे यादव इसीलिए समाज तो- इतना प्रेम करता है, भर भर कर वोट उसने आपको 2022 के चुनाव में दिया था और आपके 6 एमएलए जीत के आए। यादवों के वोट से ही तो बने। आज कह रहे हो गाली दे रहे नहीं, हैं। आप- कोई जाति नहीं, किसी को अब मैं गाली नहीं उनके देता, व्यक्ति देता है। नहीं, आप समझिए कि अगर हम बीजेपी के साथ हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग का बीजेपी के साथ रहेगा, पिछड़े वर्ग का बीजेपी के साथ रहेगा, तो वो कुंठित मानसिकता का रहेगा, गुलाम बन करके रहेगा। ये समाजवादी पार्टी सोचती है। अगर ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे तो ये समाजवादी पार्टी को गुलाम नजर आते हैं। आपको ऐसा क्यों तो प्रतीत ये होता है जो- कि यादव लोग आपको गाली देता है? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से नफरत है कि हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको नेता नहीं बनने देना चाहते हैं। हम उनके चुनाव चिन्ह चाबी को हम पसंद नहीं करना चाहते हैं। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं को हम देखना नहीं चाहते हैं। तो यही तो नफरत है तो उनकी। ये इतनी इसी मोहब्बत काले नफरत में कारनामे। कैसे बदल गई? ये एक शोध का विषय है। आप लोग तो बड़ी मोहब्बत नहीं, से ये- थे 22 तक, मैंने देखा था। फिर ये नफरत कैसे हो देखिए, गई? हम व्यक्तिगत श्री अखिलेश यादव जी से नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, वो पिछड़े वर्गों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस सोच की बात करते हैं, जी, उसी सोच को तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब 2013 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर एक पुलिस की भर्ती आई थी 46,433 की, तो उसमें 33,000 अकेले 4 जिले एटा, इटावा, कासगंज की हुई। उसमें अकेले एक वर्ग को ज्यादा तवज्जो दिया गया, बाकी लोगों के साथ अन्याय कर दिया गया। तो इसकी घोटाला एक कर जांच लिया कराई गया, जा सकती लेकिन है वो कि अगर आवाज हमने भर्ती में उठा कोई दिया। अनियमितता थी, तो कोई हम बुरे हो गड़बड़ी गए। हुई है, इसकी जांच हो जाए। आप लोग एक पत्र जो लिखो चीफ आज मिनिस्टर सामाजिक को। न्याय की बात कर रहे हैं, जो आज सब संविधान की बात कर रहे हैं, यही संविधान और सामाजिक न्याय की बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ओके, कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, इस बात को जमीन पर उतारना चाहिए। तब यही तो आप बात पक्का तो है देश के कि अरुण प्रधानमंत्री राजभर जी, कह रहे मुझे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में खड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हैं कि उन्होंने कहा है कि जो दलित वर्ग में कमजोर है उनको मजबूत के श्रेणी में लाया जाए, हाँ। जो पिछड़े वर्ग में कमजोर है उनको। आपको विजय जी याद नहीं है कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों लागू कराना चाहते हैं, हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू कराना चाहते हैं? इसीलिए कि जो कमजोर वर्ग है पिछड़े वर्ग में, जो दलित वर्ग है, पिछड़ा दलित वर्ग है, दलित वर्ग में उनको मुख्य धारा में लाया जाए। यही बाबा साहब की सोच थी। देखो, कि जिस दिन आप कमजोर लोगों को 69,000 उठाया जाए। शिक्षकों का वाला इशू रिजॉल्व करके इनकी नियुक्ति पत्र जारी करा दोगे, आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता बन जाओगे। ये तो हम ही लोग करेंगे, ये हमारी ही सरकार करेगी। कब तक? 24 घंटे सुप्रीम तक? हाई कोर्ट का जो निर्देश आया, अरे 24 बहुत से लोग घंटे मुझे सवाल नहीं करने हुए। लगे हैं 69,000 वाले कि पूछिए राजभर जी से कब तक ऑर्डर आएगा। वो धैर्य रखें, पूरी पारदर्शिता के साथ। कितने किसी दिन? भी टाइम समाज बता दो। को, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। कब तक? सबको सम्मान दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा। बहुत किसी शुक्रिया प्रकार आपका। की मैं कोई सुची घबराहट विश्वास जी नहीं को है। आमंत्रित करता हूं। जल्द उस पर धन्यवाद निर्णय राजभर लिया जी, जाएगा। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। दूसरे चरण में आपको फिर मौका देंगे अपनी बात रखने का। मैं सुची जी को आमंत्रित करता हूं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इन दिनों आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के नाम बड़ी तत्परता से और तेजी से बदले गए। क्या आपकी पार्टी को कोई आपत्ति है? और दूसरा, ये लाल रंग और काले रंग में अचानक झगड़ा शुरू हो गया है? नहीं, अचानक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो तो रतौंधी के पहले से ही पेशेंट है और रंगों को लेकर उनकी कुंठा समय समय पर निकल आती है। तो जो अभी इन्होंने नवाब मॉडल का जिक्र किया, पिछली बार आपके डिबेट में कॉस्मेटिक विकास बीजेपी प्रवक्ता ने यूज किया था। तो ये जो गुजरात मॉडल लाके पूरे देश को टोपी पहनाई है, वो काली टोपी के आड़ में जो इनका काला इतिहास है, वो समय समय पर उनकी कुंठा तमाम दलों पर निशाना साधकर व्यक्त होती है। और तमाम ताजा चुनावों में अयोध्या, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, चित्रकूट जिस प्रकार का संदेश उन्हें प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी सिर्फ
इस प्रकार के बयान इसी उद्देश्य से दे रहे हैं। अन्यथा लाल रंग सौंदर्य का, श्रृंगार का, शुभता का, शौर्य का, और रंगों से किस प्रकार की हिंसा? सफेद रंग में सभी रंग समाहित हैं। ये बात अलग है कि सिंबोलिज्म है, भाई समाजवाद लाल को कहता है, हिंदुत्व एजेंडा सैफरोनाइजेशन को करता है, या दलित संघर्ष नीले रंग को प्रदर्शित करता है। तो ये हो सकता है, लेकिन इसको इस प्रकार से स्पेशली चैनलाइज करके या ओपन पॉइंट आउट स्टेटमेंट है करके, चीफ मिनिस्टर का, लाल टोपी काला कारनामा। हाँ, मतलब मैं तो कहूंगी इट्स अ वेरी वल्गर स्टेटमेंट। जिस पद की उन्हें गरिमा है, जिस संविधान की वे शपथ लेते हैं, उसके अनुरूप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मतलब उनकी कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और खासतौर से जब वो धर्म और अध्यात्म का चोला धारण करे हैं और लाल रंग पर निशाना साधते हैं, तो मुझे उनकी विद्वत्ता और उनके धर्म के ज्ञान दोनों पर संशय उत्पन्न होता है। और भाई दूसरा, किसी जहां के तक सर पे नाम- बाल नहीं है ऐसा क्यों तो बोलेंगे? ये तो गलत बात है। ये तो जिसने भी बोला उसका मैं कहूंगी ये नहीं। बातचीत किसी की भी हो, चाहे वो किसी दल का प्रतिनिधि हो या दल का सर्वे सर्वा, तो गरिमा को तो बनाए रखें। अपनी बात को कहने के लिए शब्दों के उतार चढ़ाव की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आपने तो दूसरा- महसूस किया होगा कि अरुण राजभर तो देखिए खुल के कह रहे हैं कि भाई जनगणना, वैसे कहा नहीं उन्होंने, लेकिन भावना है उनकी। वो स्वयं भी मतलब राजनीति, उनके पिता भी हैं, वो भी हैं, मैं उनकी भावना का सम्मान करती हूँ। लेकिन हाँ, शब्द चयन में सावधानी रखनी चाहिए। हम जिनकी भी बात कर रहे हैं वो हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अपनी गरिमा खो देते हैं तो हम नागरिक या अपने दल के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ उनके शब्दों का ही खंडन करेंगे। और जिन शब्दों का उन्होंने दुरुपयोग किया, ऐसा मैं क्यों उसकी तो निंदा हो करती रहा हूँ। है? आप कारण क्या मानते हैं? और ये जो परिणाम आए थे 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस के, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि इस तरह के हमले, निजी हमले बढ़ गए हैं देखिए, एक दूसरे पे, latest दोनों तरीके- तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक शिष्टाचार को लेकर उसने पदार्पण किया कि अभी स्मृति ईरानी जी के तो जिक्र नहीं करते, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आपने देख लिया होगा। उनका जो याददाश्त थी वो पुनः वापस आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नई स्मृति ईरानी का पदार्पण हुआ है और जो नए बयान, जातिगत जनगणना, जनसंख्या, तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब स्वागत है इसका। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन जिनका हो, जो डेटाबेस के साथ खिलवाड़ कर सके, जो ऊटपटांग बयान दे सके, आधा दर्जन मुकदमा हो तो एक प्रकार की ये तो और भी यूएसपी है। तो ये कल्चर उन्होंने डेवलप किया है। थैंक यू मैडम, बहुत जिसमें- शुक्रिया आपका। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, हम दूसरे चरण में आपको बाकी अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देंगे। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मनीष अग्रवाल मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। आप क्या मानते हैं कि इन दिनों जो राजनीतिक विभेद और मतभेद शुरू हुए हैं वो बहुत निजी स्तर पर भी या पार्टी के रंगों पर या नाम के परिवर्तन पर गए हैं, इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप सोसाइटी में देख रहे हैं, या फिर जो मुद्दे लोकसभा चुनाव के दौरान थे वो आज भी कायम हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये जो रंगों पे छीटाकशी हो रही है ये दोनों तरफ से हो रही है, कोई एक पार्टी की तरफ से नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसा भारत का इतिहास लिखा जा रहा है, तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री का रिपीट होना, उत्तर प्रदेश में इतने समय के बाद दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री आना, और जो लोग इस बार हारे हैं वो हार के भी कह रहे हैं हम जीत गए, और जो लोग सत्ता में हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो हार गए हैं, तब इस तरीके के व्यक्तिगत आरोपों को बल मिलता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाव ये के जो बाद पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुई, इसका भी प्रतिफल आप मानते हैं? जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी लाइन चुनाव के बाद बिल्कुल क्लियर कर दी है, जो भाजपा की स्टैंडर्ड लाइन है कि हम अपने कोर हिंदुत्व के मुद्दे से जब कभी हटेंगे तो सत्ता में ऐसे ही होगा। 14 में वो वोट इंटैक्ट हुआ, 19 में इंटैक्ट रहा, 24 में उसमें बिखराव दिखा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने हार्ड कोर हिंदुत्व की लाइन लेके आगे बढ़ने की सोची है। तो आप ये मानते हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें हार्डकोर हिंदुत्व ही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, देखिए, जैसे पार्टियों की विचारधारा है, समाजवादी पार्टी ने पीडीए लाया, पीडीए ने उन्हें सक्सेस दी, तो ये उनकी विचारधारा थी, लेकिन पीडीए की सक्सेस उन्हें मिल गई। अब उस सक्सेस के बाद सत्ता नहीं बनी, तो क्या ये मुद्दा 29 में फिर से चलेगा, 27 में फिर से चलेगा? बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होता है। भारत में मुद्दे बहुत तेजी से बदलते हैं, जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। विपक्ष का दर्द यही है कि जीतने के बाद भी हार मिली है, और जो जीती पार्टी नहीं है लेकिन वो सत्ता में है, उसको वो कोर्स करेक्शन करना है। जो तो वो आप ये अपने मानते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, इसको और धार मिलेगी? ये लखनऊ से ही मिलेगी या दिल्ली से भी मिलेगी? देखिए, आपने अभी अपने वक्तव्य में बोला था कि दिल्ली लखनऊ से ही जाता है,
तो जब लखनऊ में धार लगेगी तभी तो दिल्ली पहुंचेंगे। ओके। ये तो आपके वक्तव्य को ही जस्टिफाई करता है। मतलब इनिशिएटिव लखनऊ का होगा और उस पर मुहर लखनऊ। देखिए, आपसे ज्यादा राजनीति की समझ मुझे मैं लगता है। समझता, मतलब सबके विचार समझने चाहिए ना। तो मेरे विचार, आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा देखने का? दृष्टिकोण ये कहता है कि यूपी से ही रास्ता जाता है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जो अपनी विचारधारा है उसको एकत्रित करके चलना है, तभी वो समाज जुड़ेगा, तभी हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। और अगर हम विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जैसे आपने देखा होगा पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने एक बार ये कोशिश करी थी, तो उन्हें इसका रिपरकर्शन झेलना पड़ा था। आपको अपने मुद्दों पे कायम रहना पड़ेगा। विपक्ष एक नैरेटिव जनरेट करता है, लेकिन विपक्ष को यह लग रहा है कि ये नैरेटिव इस बार नहीं चल पाया, मैं सत्ता तक नहीं पहुंचा पाया, अब नया नैरेटिव क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है आगे के चुनावों में। तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पीडीए का नैरेटिव लास्ट इलेक्शन में यूपी में चला, उसकी काट ये हार्डकोर हिंदुत्व है जिस पर योगी जी बढ़ रहे हैं? पीडीए की ये काट नहीं है। अगर मैं फिर राजनीतिक विषय पे बोलूंगा तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, राज्यसभा के टिकट के चुनाव के वक्त कहां था पीडीए? राज्यसभा के टिकट बांटते वक्त तो पीडीए नहीं दिखा। अचानक से इतना क्लिक कर गया, कारण क्या था? कारण ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोर मुद्दे से पीछे हटके ये कंप्लेसेंट हो गए थे कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव जीत आएंगे। जनता तक वो मैसेज जो संविधान का था, आरक्षण का था, वो नीचे तक कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा। चल गया, लेकिन जितना चल गया अब इससे ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें इस बार जीत के आई है, 37 सीटें। यूपी के इतिहास में अभी तक वो इतनी लोकसभा में कभी सीटें नहीं जीते थे, फिर भी वो सत्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसी परफॉर्मेंस रिपीट तो कर आप मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी? आने वाले समय में ये कट्टर हिंदुत्व वर्सेज पीडीए, हाँ, सॉफ्ट कुछ नहीं चलेगा। जो ये कहते दोनों हैं, तरफ से कट्टर चलेगा। करेक्ट, बहुत अच्छी बात आपने कही। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि कलर पॉलिटिक्स, नेम चेंज पॉलिटिक्स, और जैसा कि अभी मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उधर दोनों तरफ से कट्टर चलेगा। आप क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में यूपी की पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा रहेगा? ब्रजेश जी, ये जो टोपी है और जो रंग है, ये हर पार्टी ने समय समय पर अलग अलग रंग और अपनाया है और टोपी उनकी रही है। इसमें एक गौरवशाली इतिहास टोपी का भी रहा है, चाहे आज़ादी के आंदोलन के समय हो, आज़ादी के बाद के समय जो हमारे नेता पहनते थे, और विभिन्न राजनीतिक दलों की जो अपनी टोपी है और अपना उनका रंग है। लेकिन भारत में टोपी भारतीय परिधान का एक अहम हिस्सा है और सफ़ेद टोपी आज़ादी के समय से गांधी, नेहरू से लेके इस देश के बड़े बड़े नेता हमेशा पहनते आए हैं। उनकी टोपी सफ़ेद होती थी। सपा ने लाल टोपी बनवाई। चुनाव में भाजपा वाले भगवा टोपी पहनते हैं और टोपी के साथ अब गमछा भी अलग अलग पार्टियों का रंग का प्रतीक है। मायावती के लोग नीला गमछा पहनते हैं, ओम प्रकाश राजभर के लोग पीला गमछा पहनते हैं, लोकदल के लोग हरा गमछा पहनते हैं और भाजपा के लोग भगवा गमछा पहनते हैं। तो टोपी और गमछा दोनों अपने आप में एक पहचान बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने जब मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि अब पीला गमछा ही थाने पर ओम प्रकाश राजभर की पहचान है। पीला गमछा पहन के जाओगे, अपने आप थानेदार सलूट मारेगा। और इसको लोग देख भी रहे हैं। ब्रजेश जी, हमारे देश में टोपी पहनना कोई बुरी बात नहीं मानी गई, टोपी पहनाना बुरी बात मानी गई है और जो पहनाता है वो फराडिया कहलाता है। तो ये इसको थोड़ा से देखना और समझने वाली बात है। पहनाना तो हमारे यहाँ थोड़ा गलत संदर्भ में लिया जाता है। सही कह रहे हो। वही चीज है। देखिए, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके साथ अपने रिश्तों को जरूर बदल सकते हैं। और कहा गया है कि जहां पर रहने में तकलीफ हो वो जगह बदल देनी चाहिए। सबसे ज्यादा रंग बदलने में तो नेता माहिर हैं। हर चुनाव में ये पार्टी बदल देते हैं और एक दूसरे को जिसको कोसते हैं आजकल उसी को गले लगाते हैं, और जिस रंग को आज ये खराब कर रहे हैं, जिस टोपी को, उसी टोपी को फिर वो वहां से आए हुए लोगों का महिमा मंडन भी होता है। तो ये कौन सा ऐसा
भाई स्नान है और ऐसा नहर में नहा के पवित्र होके निकलते हैं कि वो कल तक तो खिलाफ पार्टी में थे तो बुरे थे, हमारे साथ आ जाएं तो साफ सुथरे हो गए, उजले हो गए। तो ये बड़ी एक समस्या है। वैसे इस देश में बम्बई का नाम बदल के मुंबई हुआ, कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता हुआ, तमाम सारे हर सरकारों में रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। लखनऊ में अंबेडकर पार्क का नाम बदला गया, मायावती आई तो उन्होंने जिलों के नाम बदले, अखिलेश यादव ने भी जिलों के नाम बदले, योगी ने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें बदलती रही, स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय हो गया, बनारस का मुगल सराय, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं। लेकिन आज भी इस देश में चाहे मुगल कालीन हो, चाहे अंग्रेज़ों के ज़माने की चीज़ें हों, तमाम मकबरे, स्तूप, ऐसी स्थापत्य कलाएं मौजूद हैं जो बताती हैं कि जो प्राचीन इतिहास है वो उसकी निशानियां हैं, वो कैसा था। अब किसको किसको मिटाया जाएगा, कौन कौन चीज़ें आगे रहेंगी, ये सियासत अपने हिसाब से तय करती है। इस पर बहुत गंभीरता से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा का हिंदुत्व का अपना एजेंडा है, वो हिंदुओं के धर्म गुरुओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बदलाव कर रहे हैं। वो अपने धार्मिक हिसाब से अयोध्या और प्रयागराज और तमाम स्टेशनों के उन्होंने नाम बदले हैं। तो ये उनके जो समर्थक हैं, उनकी जनता है, उनको खुश करने के लिए बदला है और ये बदलाव होता रहेगा। लेकिन टोपी वाले हमेशा, कांग्रेस में तो लोग सेवा दल भी है, वो सब भी सफ़ेद टोपी लगाते हैं। हर तरह की टोपी का अलग अलग हिसाब किताब है। लेकिन राजनीतिक दलों से अगर कोई सबसे ज़्यादा ब्रजेश जी प्रभावित हुआ तो वसीम रिजवी हुए, जिन्होंने अपना ही नाम बदल के जितेंद्र त्यागी रख लिया। इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि जिस तरह का बदलाव उन्होंने महसूस किया। वैसे आपके पास भी एक से एक विरले उदाहरण रहते हैं। वैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कितना भी पढ़ के आए, लेकिन आप जैसे उदाहरण नहीं होते किसी के पास। देखिए ये सच्चाई है, हम लोग भूल जाते हैं, मैं उनको याद दिला देता हूँ। नहीं, ठीक करते हैं आप। वैसे आज हम सबको मिलजुल कर कुछ चीज़ों पर बदलाव करने की ज़रूरत है। जो बेरोजगारी का रंग है, जो महिला उत्पीड़न के रंग हैं, जो जनता के साथ यातायात और मूलभूत सुविधाओं के रंग हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है, जो तस्वीरें हम देखते हैं। बाकी तो सियासत अपने हिसाब से फेरबदल करती रहेगी, लेकिन ये देखना होगा कि किसका कर्म कैसा है, क्योंकि योग्यता हमेशा कर्म से ही पैदा होती है। कोई व्यक्ति जो भी पैदा होता है वो हमेशा जन्म से शून्य रहा है। कंक्लूड करें जी, है ना। तो ये जरूर है कि इंसान अगर करवट लेगा तो उसकी दिशा बदलेगी, और अगर वक्त करवट लेगा तो वो पूरी दशा बदल देगा। तो वक्त करवट पर है, कल कांग्रेस थी, आज भाजपा है। बहुत सारी तस्वीरें रोज बदल रही हैं, बदलती रहेंगी, इन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आनंद लीजिए और जीवन को आगे प्रगति के पथ पर ले जाइए। हर आदमी सुख चैन की ज़िंदगी चाहता है, गुंडागर्दी से मुक्ति चाहता है। किसी को कपड़ा पहनने से, गुंडागर्दी से कोई लेना देना नहीं है। चश्मा लगाकर भी लोग गुंडाई करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के भी गुंडाई करते हैं लोग। तो फिर गाड़ियों का भी रंग देखा जाएगा। तो सुनिएगा कि ना अपना नाम ना चेहरा बदल के आया हूँ, अब की बार मैं रास्ता बदल के आया हूँ। और मुझे खबर है कि दुनिया बदल नहीं सकती, इसीलिए मैं इस बार चश्मा बदल के आया हूँ। और वही सलूक, वही भीख चाहता हूँ, मैं वही फ़कीर हूँ, इस बार कांसा बदल के आया हूँ। और वही असीर हूँ और वही मेरी हकीकत है, मैं इस जहान में पिंजरा बदल के आया हूँ। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, उदाहरण और पॉलिटिकल
ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी मौजूद हैं। समीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मूल मुद्दों के बजाय आपकी पार्टी ये कलर और इस तरह के आरोपों के बीच क्यों खड़ी है, जबकि आपको बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें रेज करके आप जनता को और प्रभावित कर सकते हैं या जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ दे सकते हैं। इस तरह के मुद्दे उठाने के पीछे मकसद क्या है आपकी पार्टी का? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मूल मुद्दे से हम कहीं अलग नहीं है। मूल मुद्दे का सर्वाधिक समाधान हमारी सरकार ने किया है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम निरंतर समाधान कर रहे हैं और जिसका परिणाम रहा कि हम दोबारा सरकार बनाने में कामयाबी प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको भरोसा दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिसका परिणाम रहा कि तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को भरोसा व्यक्त किया और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए। लेकिन चिंता इस बात की होती है ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज क्या कहा कि लाल टोपी पहन के काले कारनामे। आखिर अखिलेश यादव मौन क्यों है? कन्नौज की घटना पर क्या उस बहन से मिलने गए, उस बालिका से मिलने गए जिसका बलात्कार उनके पार्टी का प्रमुख नेता जो उनका करीबी है और 300 करोड़ रुपए से अधिक का आदमी है, उससे बालिका से मिलने गए, एक बार भी उन्होंने बयान नहीं दिया और एक लाइन में कह दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अयोध्या के अंदर एक धर्म विशेष के आदमी को बचाने के लिए वो रोजाना उस बलात्कार की घटना को झुठला रहे हैं। वो कह रहे साहब समाजवादी पार्टी को फंसाया जा रहा। वो निषाद जाति की बच्ची न्याय मांग रही है, अखिलेश यादव उसके पक्ष में कब खड़े होंगे? ऐसे 1 दर्जन मामले हैं ब्रजेश जी। इसी नाते मैं कह रहा हूं कि गरीब बच्चियों के खून से रंगा है अखिलेश यादव की टोपी। वो जो लाल रंग की टोपी है वो खतरे का निशान है, वो गरीब बच्चियों के खून से रंगी टोपी। अच्छा, एक बात अभी मनीष अग्रवाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई और उसका जिक्र भी किया कि आप लोग हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन की तरफ लौट गए हैं और आपको ये रियलाइज हुआ है कि अगर उधर से भी कट्टर इशूज हैं तो आपको भी अपने मूल मुद्दों से विचलन आपका कार्यकर्ता शायद स्वीकार नहीं किया। यही कहा था ना आपने मनीष जी? जी समीर सिंह जी बताइए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हिंदुत्व की बात को समझना पड़ेगा। हिंदुत्व क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की बात करना, विश्व बंधुत्व की बात करना। हमने सरकार में आने के बाद हमारी जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने धर्म के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई, हमने संप्रदाय के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई। हमने गरीबों के नाम पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, विधवा पेंशन हो, बहुत सारी चीजें। अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, अब भर्ती की बात कर रहे थे। 6.5 लाख सरकारी नौकरी और 3.5 लाख आउटसोर्सिंग से और 2 करोड़ रोजगार, ये आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं दिया। 60,000 पुलिस की भर्ती चल रही है। मैं चाहता हूं ब्रजेश जी, अखिलेश यादव इस पर बहस क्यों नहीं करते? उनके पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं बहस करते? जनहित की बात कर रहे थे। कोरोना की बात में, कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन किसने बताया? गैर जिम्मेदार अखिलेश यादव ने। रोजगार पर तो ये कट्टर हिंदुत्व वाला जो मॉडल है ये आगे बढ़ेगा, ये कारवां या फिर व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते? कट्टर हिंदुत्व वाला बढ़ेगा मामला? ब्रजेश जी पूरी दुनिया में हिंदुत्व का कारवां बढ़ रहा। आप पिछले दिनों देखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी रूस गए, रूस से लौटे यूक्रेन गए, दोनों देशों का दौरा किया और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जो बयान आया, जब यूक्रेन में माननीय प्रधानमंत्री जी थे तो रसिया के राष्ट्रपति ने कहा कि साहब हम एक भी हमला यूक्रेन पर नहीं करेंगे जब तक माननीय मोदी जी उस देश के अंदर हैं। आज मोदी जी की स्वीकारोक्ति पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 99 सीट पाने वाली कांग्रेस। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। 99 सीट ओके, पाने कर्नल वाली साहब को लाया जाए कांग्रेस स्क्रीन पे। रोज धन्यवाद हिंदुओं को गाली सर, देती वक्त है। कम है, थोड़ा रोज सबसे हिंदुओं बात करनी है 30 मुझे। सेकंड में अपनी बात धन्यवाद खत्म सर, कर हो गया सर, रोज मेरे पास बहुत टाइम हिंदुओं कम को बचा है सर, गाली 7 देने मिनट सिर्फ वाली बचे हैं। कांग्रेस 99 साल पर विजय जुलूस थैंक यू सर। निकालती है 99 कर्नल सीट साहब, पे। और क्या ये समाजवादी जो पार्टी ऑब्जर्वेशन आया रोज अपमानित कि करने कट्टर वाली हिंदुत्व का समाजवादी जवाब आप पार्टी कट्टर आज ये पीडीए से बताती देने वाले साहब हैं? ये मनीष जी ने जो धन्यवाद। बात की है बहुत धन्यवाद गंभीर समीर बात सिंह जी, की है। शुक्रिया। हाँ, कर्नल मनीष साहब जी ने जो बोलिए। बात की बहुत गंभीर बात की, मैं उसी पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि हल्की बातचीत वालों के लिए सोशल मीडिया पे चल रहा है पापा ने वॉर रुकवा दी, तो उस पर तो कोई बात करने से फायदा नहीं, बहुत हल्कापन है। हाँ, आज जरूर माफी वीर की जमीन पर जाकर के माफी वीर ने शिवाजी की प्लास्टिक की खोखली मूर्ति टूटने पे हाथ जोड़ के कमर झुका के माफी मांगी है, वो अलग बात है। यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है माफी वीर, यहाँ चल रहा है बयान वीर। बताइए कंगना रनावत जी से मुकाबला चल रहा है कि किसको बयान वीर का पुरस्कार मिलेगा। हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ये समाजवाद और दक्षिण पंथ की सीधी सीधी लड़ाई है और यहाँ टोपी पहनाने का खेल 10 साल से चला है। मैं बहुत सहमत हूँ वीरेंद्र जी से कि हमारे यहाँ सिनेमा से ये शब्द उठ के आया है, टोपी फिराना और टोपी पहनाना। 2014 में गुजरात मॉडल की टोपी पहनाई गई थी। हिंदुस्तान का आदमी बहुत आशावान है, इसी आशा के ये बोलने नहीं देंगे। आप कंटिन्यू करें। नहीं, थैंक यू समीर सिंह जी, बीच में मैं किसी को बोलने नहीं दिया, आप रुके प्लीज। भारतीय जनता आप पार्टी की कंप्लीट करें प्रवक्ताओं की हालत बहुत खराब प्लीज। है। हाँ, ओके। 400 का ऑपरेशन वाले 240 के कोऑपरेशन पे चल रहे हैं, तो आप भी कोऑपरेट करिए। हाँ, आप बोले। देखिए, अरे अपने समय को बोला करिए भाई समीर जी, सिर्फ आप कर्नल लोग साहब की उम्र में आवाज ज्यादा है, है, कर्नल थोड़ा साहब सा आप बोलें। सम्मान कर्नल साहब, रखिए। आप बोलें। अरे मेरे भाई, अरे हमारा फ्लो नहीं तोड़ पाएंगे। आप बोले, आप कंटिन्यू रहे। करिए, अब हमारा समय जरूर सिर्फ खा रहे हैं। हाँ, सिर्फ कर्नल साहब बोलें। 2019 में इस देश में 80 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों से जाकर के बोला है, भाइयों और बहनों, पुलवामा के नाम पे क्या एक वोट हमको भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि कम्बैट ड्रेस पहन के मोदी जी पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। नहीं, समीर सिंह जी, गलत बात। रुकिए, आपके पास एक कार्ड और बचा था, कर्नल साहब की आवाज। एक कार्ड और बचा था 2024 में धर्म का, जहां पे इन्होंने बोला था युग बदलेंगे और हालात बदल गए। इस देश वो तो कह रहे हैं करोड़ों नौकरी, 2 करोड़ नौकरी यूपी में इस देश में मिली है। अरे 2 3 दिन करोड़। पहले आपके चैनल पे 3 दिन पहले हीरो वाजपेयी जी ने 3 लाख रोजगार बताए थे, आज इन्होंने 6.5 लाख बता दिए। ये टोपी बाज लोग हैं, टोपी तो पहनाते हैं, वही तो बता रहा हूं ना। 3 दिन पहले हीरो वाजपेयी जी ने आपके इसी चैनल पे 3 लाख रोजगार की बात कही थी, और आज समीर जी ने 6.5 लाख कर दिया। 2 करोड़ बता रहे हैं जॉब क्रिएट की है। वो तो 15 लाख और 2 करोड़ जॉब छोड़िए ना। आपको तो इतनी अच्छा, हल्की continue। टोपी होगी, अब कब तक बात करेंगे। नौकर हम लोग 10 साल से क्या बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की टोपी मत पहनाओ, 15 लाख का टोपी मत पहनाओ, काला धन का टोपी मत पहनाओ, और टोपी पहना धन्यवाद के सर। मान लिया। धन्यवाद। बस हमें 30 सेकंड सर, 20 सेकंड सर, ये complete करो लड़ाई, सर। इस लड़ाई में नाम बदलते रहेंगे, नाम पीडीए जरूर होगा, मुद्दा वही है सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, बेरोजगारी, दबे ओके, कुचलों को धन्यवाद। न्याय, अरुण राजभर को सचिवालय लाया और जाए स्क्रीन पे। मंत्रालय में हमारा हिस्सा। धन्यवाद यही कर्नल समाजवाद की साहब, परिकल्पना थोड़ा है, कोऑपरेट करें आप लोग। और धन्यवाद यही समाजवाद अरुण का युद्ध राजभर। है। आप लोग सर, आपने दे दिया टाइम, आप प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुको। आप लोग धर्म की लड़ाई इनको भी में आवाज यही बंद नफरत करिए। फैलाइए। थैंक यू हम आपको 27 में सर, साफ करेंगे धन्यवाद। उत्तर प्रदेश। अरुण राजभर को स्क्रीन पे लाया जाए। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका कहना है कि हम पीडीए के मुद्दे पर दृढ़ संकल्पित हैं और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, कोई मुद्दा हमें विचलित नहीं कर सकता है। क्या इनके मुद्दों को आप इंडोर्स करते हैं, जो पिछड़ा दलितों के मुद्दे को ये आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर बीजेपी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही हैं? देखिए, ये तो खुद टोपी पहनाते हैं जो लोग ये कह रहे हैं। ये तो टोपी पहनाए हुए 20 साल से सरकार चलाए हैं, 20 साल तक सरकार चलाए तो लोगों को टोपी पहनाए कि गांव में बिजली तक नहीं पहुंचने दिए, गांव में शुद्ध पानी तक नहीं पहुंचने दिए, गांव में लोगों को आवास नहीं लेने दिए, गांव में पेंशन नहीं बंटने दिए, गांव में राशन नहीं पहुंचने दिए, खा जाते थे राशन। आज जो योजनाएं हम गांव तक पहुंचा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से एक नई योजना लेके जाना चाहते हैं, जीरो पावर्टी योजना। वो जीरो पावर्टी योजना गांव के जो पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन पर आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास, पेंशन, शौचालय और आपके गांव के नाली खड़ंजे जो शौचालय, तमाम जो गांव तक योजना नहीं पहुंच पाती, जीरो पावर्टी योजना से सीधे डायरेक्ट उस पंचायत भवन से हम सभी गांव को इससे जोड़ना चाहते हैं, सारी योजनाएं वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। यह काम 20 साल तक सपा और बसपा कार्यकाल में नहीं हो पाया,
और कांग्रेस ने 40, 45, 50 साल तक इस काम को नहीं कर पाया। रुकिएगा प्लीज। हम उस विकास को सीधे जोड़ करके लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनको लाभ से जो वंचित है उनको लाभ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो टोपी पहना करके वापस सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अब वो जनता अब ये सत्ता में इनको लेना नहीं चाहती है कि इनको सत्ता दिया जाए, क्योंकि श्री शिवपाल यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चोर उचक्कों की तरह काम करते हैं, ये जमीन कब्जा करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। हम थोड़ी ना कह रहे थे, ये तो उन्होंने कहा। अरे ऐसे तो आपने भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि उनको टीवी पे रिपीट नहीं कर सकते, पुराने बयानों का तो जाने दो। आपने तो ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि मतलब उसका तो क्या तो मैं बोलूं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं सुची विश्वास जी को कनेक्ट करता हूँ, प्लीज वेट। नहीं, यही तो बात विकास की हो रही है। अब इसमें जो समाजवादी पार्टी पे हमला किया नहीं, प्लीज मैं दूंगा, समय बचेगा तो आपको और समीर सिंह जी को दोनों दूंगा, प्लीज वेट। चाबी निशान, धन्यवाद। अब इन चीजों से अगर किसी को चाबी तकलीफ छड़ी हो, क्या, अच्छा तो छड़ी भैया हट गई। पंचायत राज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ओके। पहले नेताजी ने सुची लागू किया था। विश्वास जी मेरे साथ जानकारी मौजूद, बता थोड़ा वक्त कम है, आप सब कोऑपरेट करें। अभी सुची जी को भी बोलना है और मनीष जी को भी। सुची जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये राजभर जी हमारे कह रहे हैं और समीर सिंह भी कह रहे हैं कि भाई इतने समय आपने रूल किया लेकिन गरीबी तो कायम रही, आप तो कुछ किए नहीं। अब ये लोग आए हैं, सबको गरीबी से मुक्त कर रहे हैं, और अरुण ने तो जीरो पॉवर्टी की बात का एक नई स्कीम पेश की है। देखिए, टोपी पे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उत्साहवर्धक बात कही। जिन लोगों ने प्रश्न उठाया है, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने पिता, अपने दादा, अपने ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और अपनी लेगेसी पे गौर करें और देखें देश ने क्या किया है। जो कुछ भी बेच रहे हैं सब हमने ही बनाया है। इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, बहुत कह चुकी। बाकी टोपी और टोपीवाज की विस्तृत चर्चा हो चुकी है। नाम बदलने को लेकर बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में यूपीए सरकार और प्रदेश में समाजवादी सरकार कट कॉपी पेस्ट पॉलिसी डे 1 से लागू किया है। वो चाहे निर्मल भारत को स्वच्छ भारत किया हो, वो चाहे आधार कार्ड को अपनाया हो, चाहे वॉलमार्ट को अपनाया हो, चाहे इंदिरा आवास योजना को बदलकर प्रधानमंत्री आवास किया हो, क्योंकि इनके पास इतिहास का अभाव है। सियासत के नाम पर इनके हाथ में कटोरा है, इनके पास नायक भी नहीं है। इन्हें गांधी भी चाहिए, इन्हें पटेल भी चाहिए, मोदी जी जैसे इनके पास ताकतवर लीडर हैं, अमित शाह है इनके यहाँ, योगी आदित्यनाथ है, इनके कहाँ लीडर की कमी है? मोदी जी कितने ताकतवर लीडर हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 2 अक्षर बोल नहीं पाते हैं। जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे उस दिन मान लेंगे। ये खुद के नारे ले जाने वाले और खुद के 3 रुपए 20 पैसे वाले ट्विटर रखने से ये सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ प्रोपेगेंडा है। धन्यवाद। बाकी वो देश और दुनिया में कितना लोग थैंक यू। मनीष जी को लाया जाए स्क्रीन पे। मैडम थोड़ा वक्त का अभाव, कृपया कंक्लूड कर सेंसस कब जारी करेंगे? ये धन्यवाद। मनीष जी मेरे साथ मौजूद हैं। सेंसस कब जारी करेंगे? एक सेकंड रुकिए। अरे दिल्ली में आप कब करोगे? अभी इनको बोलना बाकी है। आप कब करोगे दिल्ली में? मनीष जी आप मुझे बताओ, वो सवाल पूछो। एक सेकंड रुकिए, ना प्लीज आप लोग रुकिए। क्या अब इस तरह की राजनीति आपको और ऐसे मुद्दे आने वाले समय में और ज्यादा तीव्र होते दिखेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो डीएम और एमवाय जब होता था तो क्या ये जातिगत मुद्दे नहीं थे? 2007 से 12 पीएम और डीएम दलित मुस्लिम और एमवाय, जब एमवाय और डीएम होता था 2007 से 12 और 12 से 17, तो सब यही करेंगे। ये तो राजनीति की दशा यही है। समीर सिंह जी रुकिएगा, समय बचा तो निश्चित देंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है ना, लॉन्गर टर्म में 2029 तक तब जाएंगे तो 2026-27 में देश का परिसीमन ड्यू है, सारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। 29 में महिलाओं का आरक्षण आ जाएगा। विपक्ष को ये एहसास है कि ये मुद्दा, ये कार्ड इस बार नहीं चला तो ये 29 तक कार्ड वैलिड ही नहीं रहेगा, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण पास हो चुका है, लागू ही होगा। आपने देखा राहुल गांधी ने एक बात और कही थी अभी इलाहाबाद में कार्यक्रम में, 50% की जो रिजर्वेशन की सीलिंग है तोड़ देंगे। सुना था? हाँ, तो कब तोड़ेंगे? जब सरकार में आए तो सत्ता में कब आएंगे? अब 29 तक तो अभी इस तरह के इश्यूज रेज कर रहे हैं जो कुछ कम्युनिटी को वो भा भी सकते हैं, ऐसे भा सकते हैं, लेकिन 29 तक नया परिसीमन भारत का हो जाएगा, सीटें घट बढ़ जाएंगी, महिलाओं का 33% का आरक्षण आ जाएगा, बिल्कुल चुनाव की दिशा ही बदल जाएगी। आपको 29 में 33% विमेंस को टिकट देना पड़ेंगे। 26-27 में भारत का परिसीमन नया हो जाएगा। जो लोकसभा बड़ी बनाई गई है वो उसी मुद्दे के से तो बनाई गई है कि ये सांसद जो 26-27 में बढ़ेंगे परिसीमन में, ये 29 में आके बैठेंगे। तो जब परिसीमन चेंज हो जाएगा तो जातिगत जनगणना का इक्वेशंस भी बदलेंगे, नेचुरली बदलेंगे। ऑलराइट, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, फिर किसी दिन इस चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।